नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पंजाब में बादल सरकार जितनी बदनाम हुई है, उसकी आज उसके सहयोगी दल भाजपा पर भी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे को गिला है कि भाजपा उनके संकट में साथ खड़ी नहीं है। उल्टे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पंजाब में पार्टी की अलग अकेले राजनीति का नक्शा बना रहे हैं। दरअसल भाजपा को पता है कि पंजाब में बादल सरकार के खिलाफ गुस्सा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पंजाब में नशे से बर्बाद नौजवान पीढ़ी के मुद्दे पर आंदोलन की सोची थी। भाजपा में एक राय है कि यदि सरकार से अलग होकर भाजपा अपनी अकेले राजनीति करे तो नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर पंजाब में पार्टी जम सकती है। इस इरादे को बादल परिवार ने बूझा हुआ है। तभी जब दिल्ली के चुनाव में अकालियों ने तेवर दिखाए तो भाजपा को ताबड़तोड़ बादल परिवार को पटाना पड़ा। प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण से नवाजा गया। अब फिर रिश्तों में ठंडापन है। ऐसी ही स्थिति महाराष्ट्र में भी है। शिवसेना से भाजपा के असहज रिश्ते हैं। वह सरकार में है तो फडणवीस सरकार की नाक में दम भी किया हुआ है। शिवसेना अकाली दल के अलावा बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान, अठावले की रिपब्लिकन पार्टी व तेलुगु देशम सभी की अपनी चिंताएं। ये भाजपा के दबदबे के बीच अपने अवसरों में खतरा महसूस कर रहे हैं। पंजाब में बादल परिवार की बदनामी को भाजपा ने तमाशाई अंदाज में देखा, सो एनडीए में रिश्तों की असहजता स्वाभाविक है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नरेंद्र मोदी की सरकार के विस्तार की अब नई तारीख दी जा रही है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार में फेरबदल होगी। 19 या 20 मई की तारीख बताई जा रही है। पिछले साल नवंबर में मोदी सरकार में पहली फेरबदल हुई थी। उसके बाद से ही दूसरी फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा था कि अप्रैल में नजमा हिप्तुल्ला को रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद भाजपा कोटे से कुछ नए मंत्री बनाने और कुछ मंत्रियों के प्रमोशन की चर्चा थी। पीडीपी और शिवसेना से भी एक एक मंत्री बनाया जाना था। इसके लिए पूरे अप्रैल अटकलें लगती रही थी। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को अपनी टीम का विस्तार करना है। वे अभी 10 की बजाय सिर्फ 5 महासचिवों के सहारे काम चला रहे हैं। इनमें से भी रामलाल संगठन महासचिव हैं और सरोज पांडे बहुत सक्रिय नहीं दिखती हैं। सो ले देकर राम माधव, मुरलीधर राव और भूपेंद्र यादव काम करते दिख रहे हैं। ओम माथुर, कैलाश विजयवर्गीय, अर्जुन मुंडा, अनुराग ठाकुर आदि नेताओं के महासचिव बनने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि संगठन का विस्तार भी सरकार में फेरबदल के साथ ही होगा। ये भी संभव है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद संगठन का विस्तार हो जाए और उसके बाद मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सरकार का विस्तार हो। उससे पहले भाजपा के कुछ नेताओं को राजभवन भेजा जाएगा। कांग्रेस में भी संसद सत्र खत्म होने के बाद बदलाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी में कुछ महासचिवों को बदला जाएगा और प्रदेशों में कुछ नए अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। राहुल गांधी की 56 दिन की छुट्टी के समय कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ये सभी नेता राहुल के करीबी माने जाते हैं और कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल की सहमति से इनकी नियुक्ति हुई है। अब दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक निर्मल खत्री की जगह जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी कृष्णा बैरेगौड़ा को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया उनका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में राहुल के करीबी अशोक तंवर की जगह दीपेंद्र हुड्डा को कमान दी जा सकती है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा की गुटबाजी के बीच युवा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के नाम की चर्चा है। महासचिवों में भी कुछ लोगों के प्रभार बदले जाएंगे। बताया जा रहा है कि मधुसूदन मिस्त्री को उत्तर प्रदेश के प्रभारी से हटाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मीनाक्षी नटराजन, जितेंद्र सिंह आदि महासचिव बन सकते हैं। राहुल के बेहद भरोसे के नेता मिलिंद देवड़ा को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। जानकार सूत्रों का कहना है कि उनको पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल को लेकर बहुत भरोसे में नहीं है। कांग्रेस ने भले बिल का समर्थन कर दिया है, लेकिन उसके रुख से लग रहा है कि पार्टी राज्यसभा में बिल को अटकाएगी।
वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस चाहती है कि इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाए। सो अब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो कांग्रेस इसे संसदीय समिति को भेजने का दबाव बनाएगी। कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि सरकार को उसकी बात माननी होगी, क्योंकि सरकार में शामिल शिवसेना और मोदी सरकार का समर्थन करने वाली अन्ना डीएमके इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल को चर्चा के लिए पेश करते समय ही अरुण जेटली ने इसका संकेत दिया था। उन्होंने उस समय आसन पर मौजूद डिप्टी स्पीकर थम्बी दुरई की ओर इशारा करके कहा कि आपका प्रदेश इसका विरोध कर रहा है। असल में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे प्रदेश इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ उद्योग बहुत ज्यादा है, जबकि यह बिल उपभोक्ता राज्यों को ज्यादा फायदा देने वाला है। तभी कांग्रेस को लग रहा है कि जयललिता के साथ साथ उद्धव ठाकरे भी इसका विरोध कर सकते हैं। वैसे भी उद्धव इन दिनों भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मुंबई आकर निवेश आकर्षित करने के प्रयासों से भड़के हुए हैं। पहले गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल गई और अब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुंबई जाकर उद्योगपतियों को अपने प्रदेश में आने का निमंत्रण दिया है। तभी शिवसेना के कई नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के देश की औद्योगिक वित्तीय राजधानी वाले स्टेटस को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लोकसभा में सोनिया गांधी ने मोदी पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति की सरकार है जो देश के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय सूचना आयुक्तों के खाली पदों का मुद्दा उठाया और कहा कि इस सरकार ने पारदर्शिता के नियमों को ताक पर रख दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार जानबूझकर सूचना का अधिकार कानून को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सूचना आयुक्तों के पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार अपने को बचाने के लिए उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर आज सुबह काम रोको प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें प्रश्नकाल के बाद ये मामला उठाने के लिए कहा। सोनिया ने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 8 महीने से खाली है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सरेआम अपनी बात से पलटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब नागरिकों को सरकार से सवाल करने का अधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय आरटीआई कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं है और इस तरह जांच से सुरक्षित हैं। आर्थिक सुधारों के अहम बिल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल को लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे कल लोकसभा में पेश किया था और सभी पार्टियों से इसका समर्थन करने की अपील की थी। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि कुछ प्रावधानों पर और चर्चा की जरूरत है, जिसके लिए इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। कल हुई बहस में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने इसका समर्थन किया था, लेकिन अन्ना डीएमके ने इसका विरोध किया था। आज उससे आगे बहस हुई और बाद में वित्त मंत्री ने जवाब दिया, जिसके बाद बिल को वोटिंग के लिए रखा गया। बाद में वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 354 वोट पड़े, जबकि विरोध में 5 वोट पड़े। कांग्रेस के सांसदों ने जीएसटी बिल के वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुंबई की एक सत्र अदालत ने फुटपाथ पर सोए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के 13 साल पुराने मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है और उनको 5 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले आज सुबह 11:15 बजे जिला व सत्र न्यायालय के जज DW देश पांडे ने सलमान को दोषी करार दिया और बाद में उनको 5 साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि सलमान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। गौरतलब है कि 28 सितंबर 2002 को सलमान खान की कार ने बांद्रा की एक बेकरी के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर कार चढ़ा दी थी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। सलमान के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उस समय सलमान खुद गाड़ी नहीं चला रहे थे। उनके ड्राइवर अशोक सिंह ने अदालत में कहा था कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, लेकिन अदालत ने उसकी गवाही को नहीं माना और उसे भी शपथ लेकर झूठी गवाही देने का दोषी ठहराया है। सलमान की इस समय 2 फिल्मों की शूटिंग चल रही है, जिन पर करीब 200 करोड़ रुपए लगे हुए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में सरकार के ऊपर हमला करने से पहले आज सुबह कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को महिमा मंडित कर रही है। आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने विदेश जाकर पिछली यूपीए सरकार की आलोचना करने के लिए भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोनिया ने पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ऐसे लोगों की तारीफ कर रही है जो गांधी जी की हत्या में शामिल थे। संसद के चालू सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति के तहत सोनिया और राहुल ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों को भी सरकार के खिलाफ एकजुट कर रही हैं। भारत सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की जांच नहीं की जा रही है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से भारत की जिन संस्थाओं को फंड दिया जा रहा है उनकी जांच नहीं की जा रही है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि मीडिया में खबर आई थी कि इस फाउंडेशन की ओर से फंडिंग की जाँच की जा रही है, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय संस्था फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग को निगरानी सूची में डाला था। उसके बाद खबर आई थी कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से भारत की एक मशहूर स्वास्थ्य संस्था को फंड दिया जा रहा है, जिसकी जांच सरकार करा रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अलायंस की राजनीति का दबदबा यूं घटा हुआ है। कांग्रेस से कम भाजपा को अलायंस की चिंता करनी पड़ रही है। यूपीए के घटक दल कांग्रेस और प्रधानमंत्री को जैसे दबाते थे वैसी कोई चिंता भाजपा या नरेंद्र मोदी को नहीं है। वजह लोकसभा चुनाव में छत्रपों की घटी ताकत है। अब फिर ये छत्रप दम पा रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल दूसरी छोटी पार्टियों के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना से अलगाव से इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में शिवसेना की फिर एनडीए में वापसी हो गई, लेकिन दोनों के संबंधों में गांठ पड़ गई है। शिवसेना ने प्रदेश और केंद्र सरकार में शामिल होने के बावजूद सरकार की नीतियों के विरोध का रुख अख्तियार किया है। भूमि अधिग्रहण बिल पर शिवसेना ने सबसे पहले केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। लोकसभा में इस बिल में जो 9 संशोधन मंजूर किए गए उसका श्रेय भी शिवसेना के नेता लेते हैं। जैतापुर परमाणु संयंत्र का शिवसेना ने विरोध किया है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक अंदाज में कहा है कि इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। भाजपा शासित राज्यों के बार बार मुंबई का दौरा करने और उद्योगपतियों को गुजरात व राजस्थान में निवेश करने की अपील को भी शिवसेना नेता संदेह की नजर से देख रहे हैं। शिवसेना का एक और मंत्री केंद्र में बनना है, लेकिन इसी संदेह की वजह से उसमें देरी हो रही है। इसी तरह भाजपा का अपनी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल से भी संबंध बिगड़ा है। तभी अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने भूमि अधिग्रहण बिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसी बहाने कहा कि इस बिल पर फैसला अकेले भाजपा ने किया। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हर मसले पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होती थी। हालांकि भले उन्होंने भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठाया हो, लेकिन अकाली दल की असली चिंता पंजाब में भाजपा की सक्रियता को लेकर है। भाजपा प्रदेश में अकेले राजनीति करने की तैयारी कर रही है। नशीली दवाओं के बढ़ते असर को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पदयात्रा करने वाले हैं। इससे अकाली दल के नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने पहले भी किसी तरह से अमित शाह के प्रदर्शन का कार्यक्रम रुकवाया था, लेकिन अभी अमित शाह एक दिन के लिए पंजाब गए तो उन्होंने कहा कि पंजाब के हर घर में भाजपा का कमल पहुंचाना है और ऐसा होते ही पंजाब का सारा संकट दूर हो जाएगा। नशीली दवा और हवाला मामले में राज्य सरकार के मंत्री विक्रम मजीठिया को राहत मिलने और प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण दिए जाने के बाद गुबार थमने का जो संकेत मिला था वो अब खत्म हो गया है। फिर दोनों सहयोगी पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु में भाजपा के सहयोगी उसका साथ छोड़ने लगे हैं। श्रीलंकाई तमिलों के मामले पर एमडीएम के नेता वाइको और पीएम के नेता रामदास ने भाजपा से अलग रुख लिया है। ये पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अलग गठबंधन बनाने की कोशिश में हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अभी सब ठीक चल रहा है, लेकिन तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस ने एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इससे टीडीपी नेता परेशान हुए हैं। बिहार में भाजपा की 2 सहयोगी पार्टियां हैं, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी केंद्र की सरकार में शामिल है। अभी तक दोनों के साथ भाजपा का तालमेल सही दिख रहा है, लेकिन बिहार विधानसभा के लिए
इसलिए टिकटों के बंटवारे में इसकी परीक्षा होगी। असल में सभी सहयोगी पार्टियों को लग रहा है कि भाजपा को चूंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत है और लोकसभा चुनाव भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था, इसलिए भाजपा का बर्ताव पहले से बदला हुआ है और वह अपनी अकेले की सरकार की तरह काम कर रही है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद एनडीए के भीतर के समीकरणों पर चर्चा करेंगे। शिवसेना और अकाली दल ऐसे दो एनडीए घटक हैं जो प्रदेशों में सेर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना की हैसियत घटी, भाजपा ने उसे दबाया। ऐसे ही अगले विधानसभा चुनाव में अकाली दल को भाजपा का मोहताज होना पड़ेगा। भाजपा पिंड छुड़ाने की उधेड़-बुन में, क्या इससे एनडीए की सेहत पर असर नहीं होगा? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, पंजाब में अकाली दल सरकार और बादल परिवार पर जिस तरह की अभी मुश्किलें आई, उसमें भाजपा बतौर सहयोगी संगठन के, सहयोगी दल के, क्या उनके साथ खड़ी दिखलाई दी है? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। आपने सुना किसी स्टेटमेंट किसी वहाँ के पंजाब का जो बीजेपी का जो अध्यक्ष हो या उसका या किसी भी केंद्रीय नेता का उनके समर्थन में कोई बयान नहीं दिया? तो इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि बीजेपी ये देख रही है कि अकाली दल वहाँ पर बहुत बदनाम हो चुका है। बदनाम होने की वजह से उसका इफेक्ट बीजेपी के पर भी हो सकता है, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है, एंटी इनकम्बेंसी होता है, तो अकाली दल के साथ खड़ा होना इसलिए उनको लाइबिलिटी दिखाई देती है। और कई बार ये भी चर्चा होती है कि चुनाव में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अलग अलग लड़े, जैसे शिवसेना के साथ किया था उन्होंने। तो भाजपा हमेशा ये देख करके चलेगी कि हमें मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत को बनाए रखना है। अगर कोई उसके अंदर एलाइज कोई उनको लाइबिलिटी दिखाई देता है तो उसको छोड़ देंगे अपनी जीत को बनाने के लिए। ये सिद्धांत है। तो उस नाते एनडीए में, कुल मिलाकर एनडीए में जो रिश्ते हैं पार्टियों में और खासतौर पर भाजपा और बाकी छोटी पार्टियों में, वो असहज है, ये नहीं लगता? ये कोई रिश्ते जो हैं सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक हैं। भाजपा क्योंकि अपने आप में मोदी के नेतृत्व में अपॉर्चुनिटी वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अकाली दल शिवसेना सबसे ट्रेडिशनली भाजपा के रिलेशन रहे हैं, परंतु जब शिवसेना को छोड़ क्यों दिया? एक सीट के लिए झगड़े के ऊपर छोड़ दिया। तो भाजपा को जो लगता है कि हमारे पास एक बड़े कद का नेता है जिसके नाम पर हम हर जगह जीत सकते हैं, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करके एलाइज को डिक्टेट कर रही है कि हमारे पास नेता है, आपके पास बदनामी है, इसलिए हमारी शर्तों के ऊपर चुनाव लड़िए। अकाली दल अब डिपेंड करेगा बीजेपी की छवि के ऊपर, बीजेपी की प्राइम मिनिस्टर छवि के ऊपर, क्योंकि सुखबीर के नाम से या प्रकाश सिंह के बादल के नाम से चुनाव वहां पर लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए पंजाब में चुनाव जो होने वाला है वो नरेंद्र मोदी आगे होंगे, बादल परिवार आगे नहीं होगा। उस नाते भाजपा अपने विड्रॉ करेगी या डिक्टेट करेगी। नहीं तो भाजपा अध्यक्ष ने जो एक वहां आंदोलन करने का और जो वो फैसला किया है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या लगता है कि फिर वो अलग हो जाएंगे सरकार से? अलग होंगे। मेरे को लगता है कि पंजाब के अंदर अकाली के साथ जाना बीजेपी का कई नेतृत्व चाहते भी हैं कि उनके रिश्तेदार हैं, कमर्शियल रिश्तेदार भी हैं, दूसरे रिश्तेदारी भी है, तो बीजेपी कुछ केंद्रीय नेता चाहते हैं कि अकाली दल के साथ उनसे संबंध बने रहें। मेरे को लगता नहीं है कि संघ परिवार उनके साथ जाएगा। अभी से ये स्पष्ट हो रहा है कि अलग होने की तरफ बढ़ रहे हैं वहां पर। नहीं, लेकिन प्रभु जी, ये नहीं लगता कि बिहार में जैसे विधानसभा चुनाव आने, बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी जैसे मुंबई महानगर पालिका के जो निर्णायक जो चुनाव आने वाले, ये जो चुनाव आने, उसमें फिर ये छोटी पार्टियां ये अपनी कीमत वसूलेगी और एनडीए जो भाजपा जिस तरह अकेले और मतलब अकेले अपने दम पर अपनी दबाव बनाकर जो राजनीति कर रही है, उसका परिणाम उल्टा होगा? जी, जो छोटे छोटे इलेक्शन है ना, जैसे अभी कलकत्ता में सीटें नहीं मिले बीजेपी को, जितनी हवा बना रखी थी उसकी वजह से वहां पर सीटें नहीं मिली। लोकल नेता जब तक नहीं खड़े होंगे तब तक कोई लोकल चुनाव नहीं जीत सकते आप। बड़ा चुनाव तो जीत सकते हैं, लोकसभा के अंदर अगर लोकल नेता नहीं है तो वहां नरेंद्र मोदी अपनी छवि के नाम से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपने कलकत्ता कॉर्पोरेशन के लड़ना है तो यहाँ का कोई इलाहाबाद का छोटपैया भैया खड़ा कर इंचार्ज बना दो उसको, वहां पर वो नहीं चुनाव जा सकता। तो बीजेपी की समस्या ये कि उनके पास बड़ा नेता है, वो अपनी छवि के बेसिस पे राष्ट्र पे कब्जा करना चाहेंगे, प्रदेश पे करना चाहेंगे। अगर उसकी वजह से उनको छोटी छोटी कॉर्पोरेशन सेक्रीफाइस करें तो कोई बात नहीं। मोदी जी का जो है ये कि स्टेट छोटी मोटी हार होती रहनी चाहिए, अल्टीमेटली चैंपियन ट्रॉफी किसके हाथ में आती है? चैंपियन ट्रॉफी की वजह से उनको लगता है कि पंजाब में नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए उसको सेक्रीफाइस कर देंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ?
महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहली बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना। तो इसलिए जहां भी बीजेपी का प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, लोकल पार्टी अगर नहीं जीत सकती, उनकी नेतृत्व वीक है, वो बदनाम है, तो उनको एक तरफ करके छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। उनके लिए अलायंस धर्म का ज्यादा मतलब नहीं है। बिल्कुल, उनका ये जीतना हमारा पहला उद्देश्य है, विक्ट्री फर्स्ट, एलाइज लेटर। नहीं तो ये राजनीतिक अहंकार, ये नई राजनीतिक संस्कृति, क्योंकि देखिए एक यूपीए और कांग्रेस ये कहती रही है, बाकी पार्टियों को अपील करती रही है कि भाई हम छोटी पार्टियों और सबको साथ लेकर चलने में वो रखते हैं, ये वापस ये बैकफायर नहीं कर सकता ही? नहीं कर सकता है, परंतु सवाल ये कि उस वक्त जैसे इंदिरा गांधी जब थी तो छोटी परिवार नहीं करती थी। मोदी, आप ये बात कि जब से मोदी केंद्रीय स्तर पर आए हैं, एक केंद्र के अंदर एक नेता है जिसके इर्द गिर्द के क्षेत्रीय पार्टियां चल सकती हैं। मतलब दो चार जगह छोड़ दीजिए, आप वेस्ट बंगाल का छोड़ दीजिए, उड़ीसा को छोड़ दीजिए, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए। आगे के लिए दूसरे भी तो राज्य होंगे, जैसे तमिलनाडु आगे के लिए, आंध्रा है, तेलंगाना है, उड़ीसा, ये बाद में बीजेपी को आज भी नहीं तो आगे अलायंस की राजनीति का मैसेज तो देना होगा। सवाल ये तमिलनाडु में भी कुछ इनके पास अपना इंडिविजुअल है, इसीलिए तो आप ये मानिए जहां जहां अलायंस पावरफुल है बीजेपी से ज्यादा, वहां कॉम्प्रोमाइज होगा। जहां अलायंस भी, अब रामविलास पासवान नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर उसके ये आप ये देख रहे हैं, एक रीजनल पार्टीज हैं जिनका अस्तित्व अपना है, जिनके बाद एक नेतृत्व है वहां पर, जो जिसके मुकाबले में बीजेपी के नेता बोने दिखाई देते हैं, तो वहां पर हो सकता है कम्प्रोमाइज करे। परंतु जहां क्षेत्रीय नेता जैसे बादल जी हैं या उनके पुत्र हैं, अगर वो बदनाम हो गए हैं तो वहां नहीं कम्प्रोमाइज करेंगे। उस नाते ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ये राजनीति के अलायंस राजनीति के पैरामीटर बदल दे रहे हैं, अपनी शर्त पे ही अलायंस, सब कुछ अपनी शर्त। अगर हमारा नेतृत्व स्ट्रांग है जहां पर, वहां हमारी चलेगी, जहां क्षेत्रीय नेतृत्व है उनके साथ, उनकी आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ फिर सवाल ये प्रभु जी कि देखिए, एक वक्त में अकाली दल ही नंबर 1 था पंजाब के अंदर, और पंजाब के ऊपर के अंदर भाजपा उस पर निर्भर थी, इसी तरह महाराष्ट्र में भी शिवसेना पर निर्भर थी, लेकिन अलायंस के बाद भाजपा दबा रही। नरेंद्र मोदी नहीं थे, बात मैं शुरू से ये कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के आने से सारे राजनीतिक समीकरण एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हो गए हैं। वो जैसे इंदिरा गांधी के प्रोफाइल के चलते प्रोफाइल की पूरी राजनीति उनकी वजह से वो जीतते भी हैं, उनकी वजह से हारते नहीं हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक लाइबिलिटी नहीं है इस देश के लिए, किसी पार्टी के लिए, वो एसेट ही हैं। तो इसलिए वो एसेट एक ऐसे हैं जिसका प्रयोग भाजपा कर रही है अपनी टर्म्स डिक्टेट करने के लिए। भाजपा के लिए भारत पर कब्जा करना, प्रदेशों पर कब्जा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। नहीं, लेकिन फिर उसमें ये कि बाकी जो प्रदेश, जो गैर भाजपाई प्रदेश है, उनमें तो फैलाव फिर नहीं होगा, उनमें फिर सिमटेगी। अगर बाकी अकाली दल के साथ अगर जैसा व्यवहार हुआ या शिवसेना के साथ जैसा व्यवहार हुआ, उसका दूसरी पार्टियों पर, दूसरी क्षेत्रीय दलों पर असर नहीं होगा, क्षेत्रीय दलों के उसकी मनोविज्ञान पर असर नहीं होगा। आप अपना प्रभाव बना रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर चल रहा है कि अमित शाह चाहते हैं कि असम के अंदर सरकार बन जाए, इसलिए वहां पर क्षेत्रीय पार्टी क्या हो, तो मुस्लिम पार्टी है वहां पर, क्षेत्रीय पार्टी, और कोई दूसरी है नहीं। आंसू वाले जो लोग थे और जो एजीपी के लोग हैं वो शायद आए नहीं आए, दूसरा डिपेंड करता है। तो उनका ये है कि अपना प्रभाव बढ़ाइए धीरे धीरे, एकला चलो की राजनीति जो है वो मुख्य रणनीति। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।